नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। लोकसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग छत्तीसगढ़ में हो चुकी है और जिसके बाद प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ये तो देखना अहम होगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, या पिछली बार की तरह यानी 2019 की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव के जैसा हाल कांग्रेस का होगा। क्या पिछली लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा? वहीं बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, तो कांग्रेस एक तरफ हाथ बदलेगा हालात के नारे के साथ चुनावी मैदान में है। देखते हैं 2024 में किसके सर ताज सजेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हैं तौकीर रजा जी, भाजपा प्रवक्ता, शालिनी जी है हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद खेडुले जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और दुलारे अंसारी जी हैं, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से। देखिए, मैं पहला सवाल भाजपा प्रवक्ता जी हैं उनसे कर लेती हूँ। लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां की जा रही है। वहीं यदि मैं मौसम की बात करूं तो लगातार जो है मौसम में बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप जो है छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। किस प्रकार से बीजेपी ने मौसम को देखते हुए तैयारियां की है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बूथ से लेकर शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर मंडल और जिले तक हमारी जो तैयारियां होती हैं और जो लोकसभा के हिसाब से प्रत्येक विधानसभा में जो हमारी तैयारियां हैं वो संपूर्ण हो चुकी हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल कमर कसकर तैयार हैं। मोदी जी को पुनः 400 का आंकड़ा पार करके पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है और ये थोड़ा सा सामना करना पड़ रहा है। गर्मी का थोड़ी मुश्किल तो हो रही है और उसके कारण पिछली बार भी थोड़ी सी परसेंटेज भी शायद कम होता, मोदी जी को अपील भी करना पड़ा। तो आपने द्वितीय चरण में देखा भी होगा कि अपील के बाद जो है आपका परसेंटेज बड़ा भी था वोट का। तो अभी हम बिल्कुल कमर कस के तैयार है और हम मोदी जी को जिताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे और हम 400 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मोदी जी गारंटी के रूप में जो मोदी जी ने कार्य किया इन 10 वर्षों में, जो विकास पुरुष के रूप में, दिव्य पुरुष के रूप में और पूरे सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व में उनका एक डंका बज रहा है। तो हमको विश्व गुरु बनाना है भारत को 2047 तक। आयुषी जी, दुलारे जी दुलारे जी सुन पा रहे हैं हम आपको जी। तौकीर जी सुन पा रहे हैं कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, अभी सुनाई दिया, बताइए। हाँ, तौकीर जी मुझे एक बात बताइए, महज 400 पार नारा है, क्या सही में 400 पार करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, महज क्या हो जाता है कि आप बोल तो रहे हैं 400 पार। आपने यूपी में आपने 75 पार का नारा दिया था, आपको पता है कि यूपी में कहाँ तक की सीटें आपने लाई और कहाँ तक की चीजें थी। बंगाल में आपने नारा दिया था, बिहार में अपना नारा दिया था, पश्चिम बंगाल में अपने नारे दिए थे। तो मैं साफ तौर पर पूछता हूँ, ये नारे हैं 400 पार, ये जुमला है, ये देश को एक नारा देना था तो आपने ये उठा करके दे दिया। दूसरा अहम सवाल कि 400 पार लाकर के करेंगे क्या? सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत है। लोकसभा में बहुमत चाहिए 272 की। 272 के बाद आप 400 मांग रहे हैं, तो 400 सीटों का करना क्या है? बीजेपी क्या करना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी अगर 400 पार आती है तो संविधान खतरे में है, बीजेपी 400 पार आती है तो मुसलमान खतरे में है। तो क्या वाकई 400 पार अगर आ जाती है तो संविधान को बदल देंगे? 2 अहम सवाल है कि ये महज नारे हैं या 400 पार का क्या करेंगे? देखिए, 400 पार तो हम नारा नहीं लगा रहे हैं, 400 पार हम पार करने जा रहे हैं। और रही बात संविधान बदलने की, माननीय मोदी जी इन 10 वर्षों में कभी आपने देखा कि संविधान से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश किया? नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हारती हुई नजर आ रही है और उनके सुपड़े साफ होते जा रहे हैं हर जगह। उनको आज ये स्थिति है कि उनको अपने प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं हर जगह और वो तो हारने की लड़, जीतने की लड़ कहां रही है? आप बताइए, उनके आंकड़े देखिए आपने, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे पूरे देश में। और रही बात 400 पार करने के बाद भी संविधान में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, संविधान में बदलाव तो 272 जो आंकड़ा है वो भी पार करने के बाद भी संविधान में बदलाव किया जा सकता है। और संविधान की बात करें तो संविधान की जो है माननीय मोदी जी ने बता भी दी कि हम संविधान में किसी प्रकार का हेर फेर नहीं करने वाले, न छेड़छाड़ करने वाले। और ये तक बोल दे कि अगर अम्बेडकर जी भी आ जाए तो अब संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अपने आप में और से बढ़कर और क्या चाहिए? और मोदी जी ने जो कहा है
उसे किया है, अक्षरशः किया है। जी, मोदी जी ने उपलब्धि जी, और रही बात मुसलमानों की, तौकीर जी, जो मोदी जी ने कहा है वो कहा है, और अब ये तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या होगा। लेकिन हमारे साथ शालिनी जी भी बनी हुई है। शालिनी जी, देखिए, पिछले बार के चुनाव की यदि मैं बात करूं तो 2019 में 11 में से 2 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई थी और कांग्रेस की जो थी 2 सीटें आई थी। इस बार किस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या लगता है आपको कितने सीटों पर आपकी जीत होगी? देखिए, कितने सीटों पर जीत होगी इसकी भविष्यवाणी तो मैं नहीं कर सकती। बस मैं इतना कह सकती हूँ कि चुनाव की तैयारी हम अच्छे से कर रहे हैं और 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें आंकड़ा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसी से बीजेपी डरी हुई है, तो उन्होंने अपना जो बयान है वो भी बदल दिया। उन्होंने ही कहा था, सबसे पहले उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, उन्हीं के प्रवक्ताओं ने कहा था कि संविधान हम बदल के रहेंगे। फिर जब लोगों ने आवाज उठाई ना, उसके बाद इन्होंने अपना बयान भी बदल दिया, कहा कि अंबेडकर जी भी आ जाए तो संविधान पे बदलाव नहीं होगा। तो मतलब ये जो 2 तरह की बातें, डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, एक तरफ आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन को 70 सालों की जो बनाई हुई ट्रेन वो खींचती नजर आ रही है, तो वही एक डबल इंजन की सरकार है। कभी ये अपनी बातों को रखते हैं, कभी फिर उसी मुद्दे पे मुकर जाते हैं कि हमने ये कहा ही नहीं था। उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने ये कहा था कि संविधान को हम बदल देंगे, और कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा नए संविधान को लॉन्च करते वीडियो बनाते हुए भी कुछ चैनलों पर दिखाया गया था। कुछ कहना चाहिए फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी वो चीज डाला गया था। अब ये इस पे तौकीर रजा जी क्या कहेंगे या बीजेपी वाले क्या कहेंगे, ये हमको नहीं मालूम। ये तो कांग्रेस वालों का कहना है कि यदि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीत दर्ज करती है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और संविधान बदल जाएगा। ये तो कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का नहीं कहना है, बीजेपी वालों ने ही कहा था कि हम बदलाव करेंगे, हम बदलाव करेंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बीजेपी वालों का ही ये नारा था कि हम बदलाव करेंगे। जब लोगों ने आवाज उठाना चालू किया था ना कि संविधान ऐसे कैसे बदल देंगे, तब इन्होंने अपने बयान को बदल दिया और कहा था कि कांग्रेस वाले हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। आप ही तो बदलाव की बात कर रहे हैं, आपका तो नारा है हाथ बदलेगा हालात। हमने तो रोजगार के बारे में बात की थी, हमने शिक्षा के बारे में बात की थी, हमने नहीं कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। संविधान बदलने का नारा इनका था। हम तो अभी भी तीसरे चरण के चुनाव पे जब जा रहे हैं, लोगों के सामने रोजगार के मुद्दे को रख रहे हैं, शिक्षा के मुद्दे को रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे थे कि हमने आदिवासी को हमने राष्ट्रपति बना दिया, हम आदिवासी लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम किसी के नाम पर, हम राम के नाम पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम उन्हीं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हम गरीबी के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, हम किसानों के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, हम रोजगार और शिक्षा के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, ना कि हम संविधान के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और ना ही हम राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और तौकीर जी से जान लेती हूं नहीं दे रहे हैं। जी तौकीर जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की बात करूं यदि तो 2019 के संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने बातें कही थी उसमें से 50% बातें जो है उन्होंने की है और 50% अभी भी बाकी है। इस बार का भी संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। क्या लगता है इस बार किस प्रकार से आप लोग काम करेंगे? देखिए, मैंने अभी संकल्प पत्र से बहुत अच्छा बता दिया आपने। और शालिनी जी बोल रही थी कि हमने नारा लगाया, हमारे कार्यकर्ता बोलते हैं कि संविधान बदलेंगे। कब कहा भाई? कौन से नेता ने कहा? आप लोगों ने एडिट करके चलाया। अभी आप लोग के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई है, FIR दर्ज करवा दिया माननीय गृह मंत्री जी ने हर जगह। इससे अंदाज लगाए झूठ आपने परोसा। अगर वो झूठ नहीं रहता, आपने एडिट करके चलाया कि अल्पसंख्यक का जो मामला है 4% का, साउथ में उन्होंने एक बयान दिया था माननीय गृह मंत्री जी ने, उसको आप लोग ने कट करके चला दी कि संविधान बदल देंगे। उन्होंने ये कहा था कि अल्पसंख्यक का जो मामला आप लोग ने जबरदस्ती आरक्षण दिया है वो 4% का, हम उसको बदल के रहेंगे। तो आप लोग ने एडिट करके चलाया। हमने कभी ना कहा है ना करेंगे। और ये आपने इस टाइप से कह रहा है, ये तो झूठ का दुगलापन तो आप में दिखता है। अरे संविधान के हत्यारे हमें मत बताएं साहब। संविधान की हत्या तो आप लोगों ने की। 2 साल तक नंगा नाच नाचते रहे इंदिरा गांधी के शासन में। आपने लोकतंत्र की हत्या करी, वो सबने देखा है। और गरीबी हटाओ का नारा कब तक लगाते रहोगे, जरा ये बता दीजिए साहब। 60 साल तक आप लोग का राज रहा लगभग, और आप उस 60 सालों में आप लोग ने गरीबी नहीं हटा पाई। शिक्षा का स्तर आपने गिराया। शिक्षा के स्तर कभी आपने कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी एक बार साफ खुल के बताइए, कांग्रेस के राज में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई? 2 साल तक जो इन्होंने सत्ता की लोलुपता में अंधी इंदिरा गांधी ने 2 साल तक नंगा नाच खेला, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान की हत्या करी। और क्या है इमरजेंसी लगाने का मतलब? क्या तो पहले बताइए। और ये नहीं, 2 चीज
साल तक उन्होंने कार्य किया और अब सत्ता के लालच में अंधे रहकर इस प्रकार से हत्या करी। अरे आप लोगों ने निहत्थे साधुओं की हत्या कर दी, जो गौ हत्या के विरोध में वहां धरना दे रहे शांतिपूर्वक। आप लोगों ने नाम ले रहे हैं ना, इंदिरा गांधी वो पूर्व राष्ट्रपति थी, उनको सम्मान देना सीख जाइए, उनको सम्मान देना सीख जाइए। वो पूर्व राष्ट्रपति थी, प्रधानमंत्री थी, उनको सम्मान देना सीखिए। आप जो उनका नाम ले रहे हैं ना, आप उनका जो नाम ले रहे हैं इंदिरा गांधी, उनको सम्मान देना सीखिए कि वो पूर्व में क्या थी, उस पद का लिहाज कर लीजिए। तौकीर रजा जी, आप जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेने से बौखला जाते हैं, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री है वो, उनको सम्मान दीजिए, तो वहीं पे इंदिरा गांधी जी के नाम के सामने उनका पद क्यों नहीं ले रहे हैं आप? आपने किया था, आपके नेताओं ने अभी किया था, राष्ट्रपति जी को अभी आपने किया था, याद करिए आप लोगों ने किया था। और माननीय मोदी जी का अपमान आप हमेशा करते रहते हैं। आपकी सोनिया गांधी ने उन्होंने मौत का सौदा करके दिया था। हम तो उनके नाम के सामने प्रधानमंत्री लगाते हैं। आप तो भूल गए कि आप पूर्व इंदिरा गांधी जी के नाम के आगे उनका सम्मान लगाना भूल गए हैं। और आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं तौकीर रजा जी? सम्मान की बात आप ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी चलिए, जैसे सम्मान की बात जैसे शालिनी जी ने की है, आपने तौकीर जी महिला सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और लगातार देखा भी जा रहा है कि महिलाओं को सशक्त करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं महिलाओं को आगे, और क्या कुछ करेंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए? क्योंकि लगातार जो है आप बातें करते हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। जी आप ये बताइए, माननीय मोदी जी के इन 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं का 33% आरक्षण किसने लागू किया? माननीय मोदी जी ने लागू किया। इन्होंने तो लगभग 50 साल तक सिर्फ इस आश्वासन देते रहे। अरे आप भी शालिनी जी, आप भी एहसान मानिए मोदी जी का, आप भी 33% आरक्षण में शामिल हो चुकी हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है कि नहीं, बताइए। अरे सम्मान तो जो हमारे माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किया है नारी के साथ साथ, चाहे गरीबों को हो। अभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हट गए साहब। कौन सी आप गरीबी हटाने की बात करते हैं? अरे आप लोगों ने तो गरीबी कभी हटाने का सिर्फ नारा दिया, कभी 1% गरीबी नहीं हटाने की कोशिश करे आप लोगों ने। 25 करोड़ हट गई, आप मजाक नहीं है। और बड़े आपके यहाँ के शहजादे बोलते कि हम एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। अरे 55-60 साल राज करते रहे, वो झटका कहाँ गया जरा ये बता दीजिए मेरे को। झटके में तो आप लोग जो है अपमानित करते हैं, झटके में आप इमरजेंसी लगा के तौकीर जी, दुलारी जी अपमानित जी। तौकीर जी मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए तौकीर जी, जब आप बात करते हैं आगे देश को ले जाने की, तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं? साफ तौर पे बताइए। जब मणिपुर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मणिपुर कई महीनों तक जलता रहता है, तब क्यों नहीं कोई प्रवक्ता आकर के, या बीजेपी के कोई बड़े नेता आकर के, या अमित शाह आकर के, या राजनाथ सिंह आकर के, या अनुराग ठाकुर आकर के, बड़े नेता क्यों नहीं जुबान खोलते हैं? मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ हिंसा हुई थी, महिलाओं पर वहां पर अत्याचार किया गया था, उस पर क्यों नहीं बात की फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जरा ये बताइए, धारा 370 जब तक नहीं हटी थी, धारा 370 नेहरू के शासन में लगा था, और धारा 370 नहीं हटी थी जब आतंकवाद का नंगा नाच हो रहा था, कश्मीरी पंडित को भगाया जा रहा था। आपका जवाब दे रहा है, कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, बोला जा रहा था अपनी जमीनों को यहाँ छोड़ दो और अपनी औरतों को छोड़ दो। तब किसी कांग्रेस की मां ने दूध नहीं पिलाया था, या उनके प्रधानमंत्री ने बोला क्यों नहीं? तब क्यों नहीं आपने बयान लिया? अरे मणिपुर की घटना का तो देखिए, हमने भर्तसता की है और हमेशा करते रहेंगे। मणिपुर का जो जड़ से जिसको जो पैदा हुई है वो धर्मांतर के कारण पैदा हुई है, जिसको बहाने 1967 से कांग्रेस की शासन में, और आज पे वही कोशिश हुआ और इसका नतीजा ये हुआ, एक आदिवासी समाज धर्मात्मक होकर अलग हो गया, दूसरे समाज को वो प्रताड़ित करता रहा, नाराज होता है। इसके पहले क्या हुआ? शालिनी जी भी बनी हुई है तौकीर जी। अरे कांग्रेस तो ये स्थिति थी, हमेशा अपमान किया और हमेशा कभी भी किसी बयान को, अरे साहब राजीव गांधी ने, याद करिए सिखों के हत्या पे क्या कहा था? राजीव गांधी ने कहा था कि एक पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये शर्मनाक बयान दिया था, ये इनके नेता है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं? बयानबाजी, जुमलाबाजी की बात करते हैं। इतने गंदे बयान उन्होंने दिए, इतने गंदे काम करे, ये किस मुंह से बात करते हैं? मेरे को बड़ी अजीब लगती है, अजीब बात लगती है। जी
जी, शालिनी जी भी बनी हुई है। शालिनी जी देखिए, यदि मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस न्याय की बात करती है, कहती है कि हम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे। किस प्रकार का न्याय दिलाने की बात जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है? राहुल गांधी किस प्रकार का न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? जी, आप सरकार को रिपीट नहीं कर पाते हैं, आपके पास कोई बड़े चेहरे नहीं है, प्रधानमंत्री आपके अलायंस में बड़े चेहरे नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है, बड़े कैंपेनर नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। जो लोग थे वो थोड़े थोड़े करके वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कैसे आप इस चुनाव को लड़ेंगे, कैसे आप देश से लड़ेंगे, कैसे इन मुद्दों से लड़ेंगे और कैसे बीजेपी से लड़ेंगे? जी जी पहली बात तो इन्होंने कहा था शहजादे शहजादे शहजादे, वो है खानदानी शहजादे हैं, वो आपने ठीक कहा, वो खानदानी शहजादे हैं। तो हमारा मुद्दा है, हमारा एक ही चेहरा है, हम राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सही नाम दिया उनको, वो दिल के शहजादे हैं, वो लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और मैंने पहले दिल के शहजादे हैं, सही बोली शालिनी जी। दिल के शहजादे निकालते हैं तो महिलाओं के गले लगते हैं, वो ऐसे दिल के शहजादे हैं जो महिलाओं के मात्र गले लगते हैं, लेकिन पुरुष जब आते कार्यकर्ता आते हैं तो उनको आदिवासी दिवस के दिन अपनी ही महिला नेत्री को उनके पद से हटा देते हैं, तब आपको कुछ नहीं लगा था। आप आदिवासी महिला दिवस के दिन ही एक महिला नेत्री को उनके पद से बर्खास्त करते हैं। आप संसद में जाने वाली एक कांग्रेसी नेत्री जो थी कोयना जी, अपना नोटिस दिए, आप उनको हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। तब आपकी गरिमा कहीं नहीं गई थी, है ना? जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लोगों के बीच जाते हैं, लोग उनको गले लगाते हैं, तो आपको बड़ी तकलीफें हो रही हैं। ये तकलीफें क्यों हो रही है भाई? हम जो गले लग रहे हैं कहाँ जाए बिल्कुल वहां पर कांग्रेस को उनके गले लग रहे हैं, जो उनके गले लग रहे हैं उनको परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? आप उनसे पूछिए ना, जो उनके खुद से गले लग रही है, वो खुद को गले लगा रही है तो जी, उनको खुद को गले लगा रही है कि वो प्यार बांटने चले हैं, लोगों के सामने नाटक नहीं करते हैं। लोगों का काफिला, हजारों लाखों करोड़ों का काफिला उनके पीछे चलता है। आप उनको भी देखिए, लोग खुद दौड़ के जाते हैं, उनको गले लगाते हैं। वो राहुल जी, चलिए शालिनी जी देखिए पहले भी जो है राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने न्याय यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हुई है। किस प्रकार से फिर इस न्याय यात्रा के बाद आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीत हासिल करेगी? देखिए, न्याय यात्रा या यात्रा से मैंने ये नहीं कहा कि हमने ये नहीं कहा है कि किसी भी कांग्रेस ने ये नहीं कहा है कि हम लोगों को लुभाने के लिए जा रहे हैं। हम सिर्फ लोगों के सामने एक संदेश लेके जा रहे हैं कि कांग्रेस थी और अभी भी है। हमने चुनाव का प्रचार नहीं किया था, हमने ये नहीं कहा था कि यात्रा निकालते के समय कि आप पंजे पे बटन दबाइएगा। हमने किसी भी पद यात्रा पे, रोड शो पे ये नहीं कहा था। हम अगर अभी चुनाव के समय पे रोड शो कर रहे हैं तब हम कह रहे हैं कि पंजे पे बटन दबाइए। राहुल गांधी जी कभी ये संदेश लेके नहीं गए थे कि आप आइए कांग्रेस में शामिल हो जाइए। और रही बात है कि लोग टुकड़े टुकड़े करके बीजेपी पे शामिल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या क्या केस लगे हुए हैं ना, जो जिस तरह से ईडी का दबाव बना हुआ है, उनको धमकियां मिल रही हैं, तब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और देखिएगा, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके सारे केस दफन हो जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं। देखिए शालिनी जी, आप ही का सवाल जो है मैं तौकीर जी से लेना चाहूंगी। तौकीर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर एक भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार हो जाता है? जी देखिए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा अजीत पवार जी अगर शामिल वहां पर अपने एक एनडीए के रूप में शामिल हुए तो कार्रवाई उनके चलते रहे। अभी कोर्ट ने उनको फैसला सुनाया इनके खिलाफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। ये तो अभी इनकी ये स्थिति है, जब ये जाते हैं तो उनके ऊपर बोलते हैं, खुद ही मानने लगता है कि वो भ्रष्टाचारी है। तो ये स्थिति बनी बैठी, तो आप अंदाज लगाइए क्या स्थिति बनी बैठी है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब इनकी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा पार करने जा रही है, चिंता मत करिए। मेरे दूसरे उसमें जाना मैं क्षमा चाहूंगा। जी विनोद जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद जी, आपने दोनों को ही सुना, क्या कुछ कहेंगे? मैंने दोनों को सुना, तौफीक राजा को भी सुन रहा था और मैडम को भी सुन रहा था। कुछ सबसे पहले कल 7 लोकसभा का चुनाव है, जिसमें से 1,39,000 अपने अपने मत का प्रयोग करेंगे और जिसमें से पुरुष मतदाता है, जिसमें से 69,000
33,000 है वो और महिला मतदाता 69,000 37,000 है। उसी प्रकार पहले बार जो अपने मतदाता करेंगे वो 3,14,000 के मतदाता है। और एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा आयुषी जी कि 15,000 मतदान केंद्र 15,701 केंद्र मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कलेक्टर साहब ने लोगों को पानी पाउच और ORS घोल, मेडिसिन सब कुछ उपलब्ध करवाया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। मैम आप ये बताइए मुझे, आप महिला के कार्यक्रम में आप महिला बोल रहे थे, आपकी ही पार्टी के रायपुर में एक बड़ी मंत्री आती है और उनका अपमान हो जाता है राधिका खेड़ा जी का, तो आप लोग फिर महिला के सुरक्षा के बारे में कैसे बात करते हैं? अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ सर, हुआ क्या था, ये असल मुद्दा तो अभी तक पता नहीं चला है। बखेड़ा तब हुआ था जब उन्होंने मीडिया के सामने ट्वीट किया था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं रखा, ट्वीट करके बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो हम तत्काल रिपोर्ट करते हैं ना कि घटना के कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो ये कह रही है कि मार्च में मेरे साथ ये घटना हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। मैं मार्च की बात नहीं कर रहा, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि जब से मैं राम के मंदिर के दर्शन करके आया हूं तब से मेरे ऊपर पार्टी बहुत ज्यादा प्रेशर कर रही है, बहुत ज्यादा। और आज विनोद जी, राम भगवान और भगवान के मुद्दे पर लेकर हम आज बात नहीं करेंगे, हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे। मैं विकास की मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं सबसे विकास मुद्दे के, मैं विकास को मुद्दे में बात कर रहा हूं। आप जिनके लिए ये बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि कभी भी मुझे कांग्रेस की तरफ से राम को मानने के लिए आपत्ति नहीं जताया गया है। मैं खुले तौर पर राम को मानती हूँ, राम की भक्त हूँ। आप उनका एक वीडियो है, मैं आपको सेंड करूंगी, आप देखिएगा। जब उनको पार्टी छोड़ना ही था तो मुद्दा नहीं बन रहा, वो बहुत जल्द, आपको पता है शायद वो बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो, ऐसा कुछ अटके लिया है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, 7 सीट में आप लोग कितने सीट जीत रहे हैं? अभी जो कल जो 7 सीट के चुनाव होंगे लोकसभा, उसमें आप कितने सीट जीत रही है? सर मैं भविष्यवाणी क्यों करूं, आप बताइए। मैं भविष्यवाणी क्यों करूं? मैं भविष्यवक्ता हूं क्या कि मैं भविष्यवाणी करूं? भविष्यवाणी आप जब विनोद जी, ये तो 4 जून को कहीं ना कहीं साफ हो ही जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। और मैं क्यों भविष्यवाणी करूं? जी, उनका पहले से भी कहना था, वो कह रही हैं कि मतलब हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब ये तो जनता के हाथ में है। जी दुलारी जी, देखिए कल चुनाव है, कल मतदान होना है और आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में या रायपुर में या बिलासपुर में बहुत गर्मी है जी। इतनी अधिक गर्मी है कि आप गर्मी महसूस भी कर सकते हैं। बाहर निकलने का 11 बजे के बाद शायद ही किसी का मन करता हो। वोटरों के लिए क्या तैयारी की है कांग्रेस ने? कितने टेंट लगाए हैं, कैसे टेंट लगाए हैं, क्या कुछ नाश्ते की व्यवस्था है, क्या कुछ पानी की व्यवस्था है? क्योंकि यही है जिससे वोटर आप तक आएंगे, पानी पीने के नाम से आएंगे, नाश्ता करने के नाम से आएंगे। और हो सकता है वो एक वोट आपकी तरफ गिर जाए, वो एक वोट शायद बहुत सारे वोट कन्वर्टेबल होंगे कल कांग्रेस के लिए। तो कल के लिए आपने लोगों ने 4 रोड मैप तैयार करके रखा है, कितने कार्यकर्ताओं की लिस्ट जारी की है, तो रोड पे उतरेंगे और आपके लिए वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे बीजेपी से, या फिर आपने कोई भी सुचारू रूप से व्यवस्था अभी तक की नहीं की? जी शालिनी जी, आपसे आखिरी सवाल है। जी आखिरी सवाल है कि क्योंकि इसके बाद मुझे भी एक न्यूज में बैठना है, 5:30 बजे मेरा एक और डिबेट है, तो मैं जल्दी इसका जवाब दे देती हूँ। दुलारी जी मैं क्षमा चाहूंगी, मेरा एक और न्यूज है, मैं फटाफट आपका जवाब दे देती हूँ। टेंट की व्यवस्था की गई है, गर्मी को ध्यान में रखते हुए पानी की व्यवस्था की गई है, और रास्ते की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। उसके पहले भी मेरे ख्याल से किसी भी प्रत्याशी ने ये नहीं किया होगा नाश्ते की व्यवस्था, या फिर ये कहना चाहिए कि फ्री की रेवड़ी बांटने वाला काम तो कभी कांग्रेस की नहीं है। तो नाश्ते की व्यवस्था तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, और वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर किसी को चक्कर आते हैं या कुछ तबियत खराब होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था वहां पे की गई है। मतलब कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तरह से सतर्क है और इस चुनाव को, और जी तमाम
जानकारी आपका साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीआईपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये तो 4 जून को ही साफ होगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सत्ता आएगी, किसके सर पर जो है ताज सजेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। फिलहाल की चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।